नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा हम लोग हाई स्कूल का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का। तो प्रकाश का परावर्तन से रिलेटिव हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी। प्रकाश की परिभाषा यहाँ तक कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण, ये दर्पण होता क्या है सभी लोग देखते हैं। दर्पण कहलाता है, दर्पण वह प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि कांच के पृष्ठ में एक साइड पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरी साइड से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, तो वो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब दर्पण हमारे दो भाग होते हैं। दर्पण के दो भाग है। एक भाग कहलाता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण होता क्या है, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं, यदि कोई हमारे पास एक कांच की प्लेट है, पारदर्शी प्लेट ही होगी, वो तो कांच की है, जब तो कांच तो हमारा पारदर्शी होता है, तो उसकी जब एक पृष्ठ पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये पॉलिश कर देने से अब यहां से प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराकर वापस लौट जाती है, तो यही हमारा कहलाता है समतल दर्पण कहलाता है। तो इसको दोनों तरीके से आप बोलेंगे वो भी सही है कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने से दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा पॉलिश तो हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके थे। समतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में जो पॉलिश की जाती है तो सबसे पहले हम उसमें चांदी या पारे का पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ये नहीं होता नॉर्मल कि हमारे पास कांच की खिड़की लगी है, अभी आर पार दिखाई दे रहा है और पॉलिश कर दी, ऐसी वार्निश कर दी तो हमारा दर्पण बन गया, नहीं बनेगा। उसके पहले चांदी या पारे का लेप किया जाएगा, उसका अपन रूप लगा देते हैं। तो समतल दर्पण की कुछ कंडीशन होती है कि समतल दर्पण है जो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, तो समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। बहुत बार पेपर में भी पूछा जाता है बच्चों से, बेटा आप लोग याद रखें, अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। दूसरी चीज होता है कि जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हर हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। ये इनका एक जोड़ी है, जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनता है, जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन क्या लगती है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनता है और कैसा बनता है, सीधा होता है। 2 पॉइंट हो गए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। दूसरी चीज, समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण द्वारा वो वस्तु के बराबर ही बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी बनता है जितनी दूरी वस्तु रखी होती है। जैसे कि ये समतल दर्पण होगा, इससे हम जितने पीछे खड़े होंगे हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। और आभासी बन रहा है, आभासी का मतलब उसी के सामने हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के इतने पॉइंट आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के बाद दूसरा भाग जो आता है इसका वो होता है हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब उसके नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है कि गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या कहलाते हैं, वे दर्पण, आप ऐसे भी इनको देखो परिभाषा बना सकते हैं। एक कांच का खोखला गोला था हमारे पास, कांच का खोखला गोला है, जैसे फुटबॉल होती है, खोखली है तो कांच की होगी वो, जैसे कांच का खोखला गोला है, उसको हमने यहां से इस प्रकार काट लिया और इधर से भी काट लिया। मान लीजिए ये हिस्सा जो काटा है तो ये हिस्सा हमारा बन गया, इधर से काटा है ये हमारा बन गया। अब ये दर्पण नहीं बना, दर्पण तब बनेगा जब इसमें हम पॉलिश कर देंगे। अगर हम इसमें पॉलिश अंदर साइड कर देते हैं तो ये हमारा एक दर्पण बनेगा, और अगर हम पॉलिश इसमें बाहर की ओर करेंगे तो ये हमारा एक दर्पण बनेगा। ये इसके क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण के भाग हो जाते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। तो यहां पर कंडीशन आपको देखनी है। गोलीय दर्पण की परिभाषा आप स्वयं बनाइए। क्या है परिभाषा इसमें,
कांच के खोखला गोला था, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ये जो काट के जो दो भाग बना दिए गए हैं, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने से, देखिए यहां पर हमने पॉलिश कर दिया, एक बार अंदर की ओर कर दिया, एक बार बाहर की ओर कर दिया, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने से दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये किरण आपकी इस प्रकार आ रही है मुख अक्ष के समांतर, तो ये किरण कहाँ की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर, और ये किरण अगर ऐसे आ रही है तो ये किरण चली जाएगी नीचे की ओर। तो ये आपके दो भाग बन जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसकी परिभाषा भी पढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने से दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और नॉर्मल परिभाषा बोलना तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, जैसे हमने इसमें बोला था, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, जिस साइड से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, गोली दर्पण। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं, और वे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं, गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण क्या है, वो सामने आपका बना हुआ है, ये हम आपको बता दें ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो देखिए, अगर आपने चित्र आपने बनाना सीख लिया कैसा है, उसी प्रकार आप इसका परिभाषा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, एक बार पॉलिश हमने कहाँ की ओर की है, अंदर की साइड पॉलिश की है, तो जब अंदर की साइड पॉलिश कर दी गई है तो ये हमारा बन जाता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए, परिभाषा आप बनाइए स्वयं, ये किसका कटा हुआ भाग है, गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है। तो वे गोली दर्पण, क्योंकि ये क्या है, गोली दर्पण के तो हिस्सा होते हैं, तो वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देने से उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर या उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देने से दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, ध्रुव क्या कहलाता है, जैसे ये हमारा गोली दर्पण बन गया, ये हमारा देखिए, अब आप बताइएगा, ये हमारा हमने पॉलिश कर दिया है बाहर की ओर, तो कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और ये पॉलिश हम इसमें ऐसे कर दे रहे हैं, ये तो ये हमारा पॉलिश करने से बन गया है कौन सा, उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ध्रुव की परिभाषा बता रहे थे, गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु कौन है, परा, ये तो हमारा क्या है, पॉलिश है, ये कौन सा पृष्ठ है, पॉलिश वाला पृष्ठ है, और ये क्या है हमारा, परावर्तक तल है। ये वाला जो तल कहलाएगा इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल, जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने परिभाषा बताई है कि वे दर्पण या गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, बिल्कुल मध्य बिंदु जो होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी से, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, इसी प्रकार आप इसमें बोल सकते हैं, ये हमारा जो पॉइंट कहलाएगा ये गोली दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तो ध्रुव की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि गोली दर्पण का परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ध्रुव के बाद बात करते हैं हम लोग वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता केंद्र क्या होता है, ये हमारा जैसे कांच का एक पूरा खोखला गोला था, इस प्रकार कांच का एक पूरा खोखला गोला है, ये ऐसे बना देते हैं, और उसका ये हिस्सा हमने इतना काट के अलग कर दिया, ये हिस्सा काट के अलग कर देते हैं। तो ये जो हमारा पृष्ठ बन जाएगा, इसको हम अब डॉटेड दिखाई दे रहे हैं कि ये नहीं हमारा काम का कितना, ये हिस्सा हमने इतना अलग कर लिया, यहाँ से काट के हमने इतना हिस्सा अलग कर लिया है। तो जो ये हिस्सा हमने काट के अलग किया गया है, तो ये जो जब गोल था तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र बन रहा होगा। तो गोली दर्पण जो होते हैं, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है,
गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके ही केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। दर्पण अभी नहीं बना, दर्पण तो तब बनेगा जब हम इसमें क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो यहां से बन गया हमारा। अगर इतना हिस्सा हम काट के अलग कर देते हैं तो ये हिस्सा इतना अलग हो जाएगा, और ये तो हमने डिवाइड के लिए बताया गया था। तो ये जो हिस्सा कहलाएगा ये दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। और ये तो पता ही था आपको यहाँ पर कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो ये P हो गया और ये C हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी वक्ता केंद्र की परिभाषा। कि वक्ता केंद्र की परिभाषा क्या कहलाता है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके ही केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सेम परिभाषा आप इसकी बना सकते हो वक्रता त्रिज्या रेडियस। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बस परिभाषा बस बदल दीजिए आप लोग। क्या होगा, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके ही केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। इसमें आप बोल देंगे गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी ही त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वहां पर बोलना था उसके ही केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र बोलते हैं, और यहाँ पर बोल देना उसकी ही त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्ता त्रिज्या को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, R से। तो आप कह सकते हैं कि जो ये हमारा कांच का खोखला गोला होगा तो इसका जो तो ये केंद्र C हो गया, यहाँ से हमने इसको काट दिया था, इधर से ये दर्पण बन गया था हमारा, ये ध्रुव P हो गया था। तो ये जो जितना इसका ये दूरी थी यहाँ तक जो ये त्रिज्या थी यही हमारी दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस होता है, और त्रिज्या को हम मीटर सेंटीमीटर जिस प्रकार दिया होगा उस हिसाब से मात्रक इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया। सबसे अच्छी परिभाषा इसमें एक आती है मुख्य अक्ष की परिभाषा। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष है क्या, परिभाषा देखिए बिल्कुल यहाँ चित्र से आप बनाइए। ये गोली दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये वक्ता केंद्र C हो गया। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C, कहां से, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को, ऋजु रेखा मतलब एक जो सीधी रेखा जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह हमारी मुख्य अक्ष की परिभाषा बन जाती है कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आ जाती है इसकी फोकस दूरी की परिभाषा। तो सिंपल परिभाषा है, फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, गोली दर्पण के ध्रुव P, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ बोलेंगे गोली दर्पण में ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोनों में कंडीशन देख सकते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। वो अभी कंडीशन हम बताएंगे अभी दर्पण में चिन्ह परिपाटी में कि इस साइड की जो दूरियां होती हैं, जो इस साइड की ओर दूरी नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होती हैं, और इस साइड की जो दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं। इसलिए आपका इधर f का मान जो होता है वो ऋण में होता है, और इधर जो f का मान होता है वो धन में होता है। ये बोल सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अभी आगे चिन्ह परिपाटी में बताएंगे, वहां से भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हुई हमारी फोकस दूरी की परिभाषा। फोकस दूरी के बाद हम बात करते हैं इसमें दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है, गोली दर्पण जो है उसका जो परावर्तक तल होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का हम द्वारक बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं m या m डैश, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आती परिभाषा अविलंब की, नॉर्मल बोलते हैं। तो अविलंब की परिभाषा क्या कहलाता है, गोली दर्पण के किसी बिंदु से, गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। जैसे आपने ये बनाया चित्र इस प्रकार, और ये हमारे पास P था, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है, तो ये C और किसी बिंदु से मिला दो, यही दर्पण, ये क्या कहलाता है, इसका अविलंब कहलाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ किसके बारे में, दर्पण के बारे में।